तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस में ही थोड़ा आगे की कुछ टर्म्स के बारे में हम बात कर लेंगे। वो टर्म्स ऐसे हैं जो कि जिनके बिना बायोटेक्नोलॉजी इज इनकम्प्लीट। ओके, तो मैंने एक वर्ड आप लोगों के सामने लिया था, दैट इज प्लाज्मिड। मैंने बोला था कि प्लाज्मिड होता है एक्स्ट्रा ये क्रोमोसोमल डीएनए है जो कि क्या होता है, सर्कुलर फॉर्म में मिलता है और ये कोई जेनेटिक इन्फॉर्मेशन तो ट्रांसफर नहीं करता, बट इसका यूज होता है। ओके, ये किस में मिलता है? जितने भी हमारे प्रोकैरियोट्स होते हैं, मींस की वो जो सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें इनका ये मिलते हैं और इन्हीं प्लाज्मिड्स का यूज होता है बायोटेक्नोलॉजी में। ओके, अब बायोटेक्नोलॉजी में इसका यूज क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है और क्या ऐसी क्वालिटीज इसमें डाली जाती हैं या ऐसी क्या क्वालिटीज के थ्रू इन्हें बनाया जाता है जो क्वालिटीज इनमें मतलब इनकी स्पेशलिटी बन जाती है जिसके कारण बायोटेक्नोलॉजी में इनका यूज है। ओके, सो फर्स्ट थिंग इज मैंने बोला प्लाज्मिड। प्लाज्मिड के बारे में मैंने बता दिया एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल साइकुलर डीएनए है। ओके, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल है, साइकुलर है, डबल स्ट्रैंडेड है, सारी चीजें हैं बाकी। सो अब इस प्लाज्मिड को क्योंकि हमें पता है इसकी क्वालिटी होती है, ये बहुत इजीली पेनिट्रेट करता है किसी भी सेल के अंदर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में मिलता है, तो ऑब्वियसली उसकी क्वालिटी ऐसी होनी बनती है। तो हम इसकी इस क्वालिटी का यूज करते हैं कि बहुत इजीली पेनिट्रेट कर सकता है किसी भी सेल के अंदर, तो इस क्वालिटी का यूज कर रहे हैं। प्लस मोर ओवर उसके साथ क्या है, हमने इसकी कुछ इसमें हमने कुछ आइडियल कंडीशंस जोड़ रखी है जिसका की हेल्प के बाद ही ये जो प्लाज्मिड है वो एक वेक्टर कहलाता है। सी, प्लाज्मिड तो हर कोई है लेकिन वेक्टर हर कोई नहीं है। वेक्टर यानी कि वाहक, ठीक है। वेक्टर होने का क्या मीनिंग होता है? वेक्टर होने का मीनिंग हो गया कि जितना भी हम जेनेटिक इंजीनियरिंग का काम कर रहे थे उसमें हमने जो वो इससे लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हमने एक प्लाज्मिड लिया, तो वो कौन सा प्लाज्मिड था? वो एक वेक्टर था। उसमें वो सारी क्वालिटीज थी जो कि हमको हमारे लिए डिजायरेबल रहती हैं फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग, फॉर बायोटेक्नोलॉजी पर्पस। ओके, तो अब वो कौन सी क्वालिटीज होती हैं हम डायरेक्टली उन पे बात करते हैं। सो फर्स्ट जब हम कह रहे हैं कि एक प्लाज्मिड को अगर हम एक वेक्टर की उसमें रख रहे हैं, क्राइटेरिया में रख रहे हैं, तो उसमें क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? तो उसमें जो सबसे पहली क्वालिटी होनी चाहिए वो है ORI, यानी कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ORI होना चाहिए, ORI की एक साइट होनी चाहिए सो दैट की ओरिजिन, जो रेप्लिकेशन का ओरिजिन है वो कहीं से स्टार्ट हो रहा है, राइट। तो ये एक ऐसी क्वालिटी है जो कि नेचुरली भी हर प्लाज्मिड में मिलेगी ही, ऑब्वियसली, क्योंकि वो भी तो अपना नंबर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर भी वो क्योंकि अपना नंबर इंक्रीज कर रहे हैं, इट सिंपली मीन्स कि उनको जो जहां पर कहीं पर उनमें कोई क्या है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, तभी तो रेप्लिकेशन हो रहा है एंड देन रेप्लिकेट होकर नया नया बनते जा रहे हैं, नए प्लाज्मिड बनते जा रहे हैं, राइट। तो इसलिए एक होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की साइट होना, क्योंकि देखिए हम जब भी उसमें कोई, मानिए हमने कोई फॉरेन डीएनए इंसर्ट किया है जो हमारी चॉइस का फॉरेन डीएनए है, वो वहां पर अपना नंबर तभी तो इंक्रीज कर पाएगा अगर उसमें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हो। क्योंकि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा तो मान लीजिए हमने यहाँ पर एक जो हमने फॉरेन डीएनए था वो इंसर्ट किया था, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ये है, यहाँ से रेप्लिकेशन होते हुए आएगा तभी तो ये वाले पीस का भी रेप्लिकेशन होगा। अगर यही नहीं होगा तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ही नहीं हुआ तो रेप्लिकेशन स्टार्ट कैसे होगा, राइट। तो पहली क्वालिटी क्या हो गई आपकी, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। सेकंड वन कहलाती है आपकी सेलेक्टेबल मार्कर। सेकंड वन इज सेलेक्टेबल मार्कर। अब बात आती है सेलेक्टेबल मार्कर का मीनिंग क्या हुआ। सेलेक्टेबल मार्कर का मीनिंग होता है कि कुछ ऐसे हमने कुछ ऐसी चीजें आइडेंटिफाई की है जिसके बेस पे हम हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग के यूज से जो ट्रांसजेनिक बन गए हैं और जो नॉन ट्रांसजेनिक है उनके बीच में डिफरेंस कर सके, राइट। अब क्या है, देखिए जब हम ये सारे के सारे प्रोसेस करते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं, ये एक इतना हायर लेवल की प्रोसेस है कि ये इम्पॉसिबल है। हम हर प्लाज्मिड को देख के नहीं बता सकते कि ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना है या नहीं बना है, हमें नहीं पता लग सकता। तो उसको पता लगाने के लिए हम कुछ मेथड्स यूज करते हैं, कुछ तरीके यूज करते हैं जिसके थ्रू हमको ये पता चल जाता है कि इनमें से कौन रिकॉम्बिनेंट है और कौन रिकॉम्बिनेंट नहीं है। तो वो कैसे पता चलता है? वो पता चलने का तरीका होता है ये सेलेक्टेबल मार्कर। मार्कर मतलब किसी चीज को मार्क कर देने वाला, किसी चीज की पहचान कर देने वाला, किसी चीज को हाईलाइट कर देने वाला, वही तो होता है। तो यहाँ पर सेलेक्टेबल मार्कर का काम करते हैं कुछ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। सी, हमने कहा कि
जो हम प्लाज्मिड लेते हैं, प्लाज्मिड में हमने पहले भी बोला कि हम ई कोलाई का प्लाज्मिड जो है वो बहुत इजीली यूज करते हैं। अब उसको यूज करने का रीजन क्या है? उसको यूज करने का रीजन बहुत सारे हैं। सबसे पहले तो उसकी पेनिट्रेटिंग पावर सबसे हाई होती है, इसलिए हम उसको बहुत। सेकंड थिंग इज ई कोलाई बहुत इजीली अवेलेबल होता है, आप बहुत इजीली उसमें से मैक्सिमम नंबर को जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं उसके प्लाज्मिड को, राइट। तो अब लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ई कोलाई के अंदर खुद में कोई सेलेक्टेबल मार्कर, मतलब कि कोई एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन नहीं मिलती। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन क्या होती है? आई थिंक मैंने अपने इससे पुराने लेक्चर में आप लोगों को बता रखा है। मतलब कि किसी एंटीबायोटिक के खिलाफ आने वाली, जैसे हम इम्यूनिटी कहते हैं कि हमारे अंदर किसी वायरस के लिए इम्यूनिटी है, तो वो वायरस हम पे इफेक्ट नहीं कर सकता। सेम वे में जितने भी आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनमें से अधिकतर ऐसे होते हैं जिनमें क्या होता है, किसी स्पेसिफिक एंटीबायोटिक के लिए उनमें रेजिस्टेंस होती है, मतलब वो एंटीबायोटिक उन पे असर नहीं कर सकती। ये कहलाता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्वालिटी। तो ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्वालिटी क्या होता है कि मैक्सिमम जितने भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें ये मिलेगी, उनमें मिलेगी। इट मीन्स कि उनके प्लाज्मिड में भी ये होगी ही होगी, उसके अंदर मिलने वाले हर चीज में वो होगी, राइट। तो लेकिन ई कोलाई का जो हम ले रहे हैं, ये प्लाज्मिड ले रहे हैं, इसमें ऐसा कोई मार्कर नहीं होता। तो करा क्या जाता है कि इसको जब एडिट कर रहे हैं हम, ई कोलाई के प्लाज्मिड को जब हम एडिट कर रहे हैं, इसमें कुछ डीएनए की एक सीक्वेंस हम इसमें ऐसी डाल देते हैं जिसमें कि कोई एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होती है। लाइक हमने कह दिया एम्पिसिलिन, ठीक है, एम्पिसिलिन होती है, टेट्रासाइक्लिन होती है, ये क्या है? ये है एंटीबायोटिक्स। जो आप लोगों ने टेट्रासाइक्लिन वगैरह नाम तो आपने वैसे भी सुन रहे होंगे, जरा सा कोई इन्फेक्शन हमें पकड़ता है तो टेट्रासाइक्लिन वगैरह ही हम लोग लेते हैं, मोस्टली यूज किया जाता है। सो यहाँ पर क्या किया जा रहा है कि एम्पिसिलिन या जो टेट्रासाइक्लिन है उसकी रेजिस्टेंस जीन इंसर्ट कर दी जा रही है प्लाज्मिड में, राइट। इस अभी देखिए, अभी तक ये बिल्कुल सिंपल था। अगर ये सिंपल वाले को देखा जाए तो इसमें कोई रेजिस्टेंस जीन नहीं है, राइट। लेकिन अब हमने क्या कर दिया है कि जो हमने अपना फॉरेन डीएनए जोड़ना था, फॉरेन डीएनए डालना था, उस फॉरेन डीएनए में हमने एक सीक्वेंस ऐसी भी डाल दी है उस फॉरेन डीएनए के साथ में ही, जिसमें एम्पिसिलिन या टेट्रासाइक्लिन या फिर ऐसे ही किसी और एंटीबायोटिक की रेजिस्टेंस जीन है। जो भी है, मतलब हमें पता है कि इनमें से कौन से वाले एंटीबायोटिक की रेजिस्टेंस जीन हमारे जो हमने फॉरेन डीएनए का पीस जोड़ा था उसके साथ में हमने डाल रखी है इस वेक्टर यानी इस प्लाज्मिड में। ओके, अब क्या होगा? अब देखिए, एक बड़ी सी कॉलोनी है, उसमें हमने कहा कि हमने इसमें फॉरेन डीएनए इंसर्ट कर दिया। इस फॉरेन डीएनए में ही एक पार्ट क्या है, वो स्पेसिफिक जो हम कह रहे हैं कि रेजिस्टेंस जीन है वो प्रेजेंट है। अब डिफरेंस कहाँ से आता है? डिफरेंस तब आता है जब इनको ग्रो कराया जाता है। अरे जब ये इंसर्ट कर रहे हैं, इंसर्ट करने का तरीका हमने बता दिया, माइक्रो इंजेक्शन से कर रहे होते हैं या जीन गन से कर रहे होते हैं। इन बोथ द टेक्निक वी कांट बी श्योर अबाउट कि वो हुआ ही है, कभी नहीं हो सकते हम इस बात को लेके श्योर, क्योंकि हमें कैसे पता होगा? ना प्लाज्मिड आके हमें बोल सकता है, ना हमें वो दिख रहा है। तो इसलिए क्या किया जाता है, पहले हमें ये पूरा इंसर्ट करने तक का काम जब हम कंप्लीट कर लेते हैं, एक बैच बन गया, एक प्लेट है, उसमें ये पूरे ई कोलाई का बैच चुके हुए हैं। अब हम उसमें कुछ नहीं करेंगे, जो हमने फॉरेन डीएनए के साथ में जो भी रेजिस्टेंस, जिसकी एंटीबायोटिक की रेजिस्टेंस जीन डाल रखी थी, मान लीजिए कि मैंने कहा एम्पिसिलिन डाल रखी थी, एम्पिसिलिन की रेजिस्टेंस जीन मान लीजिए कि हमने इंसर्ट कर रखी थी। अब हम क्या करेंगे, जो ये एक पेट्री प्लेट यानी कि जहां पर पेट्री प्लेट मतलब आप लोगों के यहाँ पे पेट्री डिशेस कहते हैं, जैसे नॉर्मली स्टार्ट हम उसी में करते हैं, ऐसे सारे जो फंक्शंस करते हैं। तो अब हमने क्या करा कि इसमें, जिसमें कि हमें ये भी पता है कि रिकॉम्बिनेंट वाले भी है, लेकिन साथ में हम ये भी जानते हैं कि इसमें कुछ जो है वो नॉन रिकॉम्बिनेंट भी निकलेंगे। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि सारे के सारे रिकॉम्बिनेंट बन गए। तो अब हम क्या करते हैं, इस पेट्री प्लेट पे हमने ऊपर से क्या करा, एम्पिसिलिन को स्प्रिंकल कर दिया, ठीक है। एम्पिसिलिन जो कि एक एंटीबायोटिक है, उसको हम इस पे छिड़क देंगे, इसको इस पे स्प्रिंकल कर दिया उसे। अब क्या होगा? अब ये होगा कि केवल वो ई कोलाई के प्लाज्मिड, केवल वो वाले बच पाएंगे जिनमें क्या हुआ है, जो कि ऑलरेडी क्या है वो उनमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन इंसर्ट हुआ है, केवल वो बचेंगे। बाकी जिनमें की एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन इंसर्ट हुआ ही नहीं था, वो सारे के सारे मर जाएंगे। हो गया? तो इससे क्या हो जाएगा कि हमको अब जो मिलेगा बैच, वो बिल्कुल प्योर रिकॉम्बिनेंट डीएनए का बैच मिलेगा। तो इस तरह से क्या हो जाता है, सेलेक्टेबल मार्कर का यूज करके हम एक प्योर ऐसी सेल लाइन बना सकते हैं जिसमें कि हमें पता है सारे के सारे रिकॉम्बिनेंट डीएनए हैं। समझ में आया हो? इसको धीरे 2-3 बार देखना, नहीं समझ में आए पूछ लेना, जितना भी जहां पर से आप लोगों को नहीं है। मुझे भी पता है कि थोड़ा सा टेढ़ा टॉपिक है, बट
समझना आप लोगों को पड़ेगा, हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, राइट। तो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन हमने इसमें डाली, तो जिस भी प्लाज्मिड में जो कि क्या बन चुका है, अब एक उसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो बन चुका है, केवल वही इसमें सर्वाइव करेगा, बाकी सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। तो इसी तरह से क्या हो जाएगा कि ये हो गई आपकी दूसरी वो क्वालिटी जो कि जिसपे हम एक वेक्टर की जो स्टैंडर्ड क्वालिटी मानी जाती है। सो द थर्ड वन इज क्लोनिंग साइट। क्लोनिंग साइट का मीनिंग क्या हो गया? क्लोनिंग साइट का मीनिंग हो गया ये कुछ ऐसी साइट्स हैं जहां पर से किसी भी जो हमारा प्लाज्मिड है, जो वेक्टर है, उसमें हम क्या कर सकते हैं, वहां पर हम अपना फॉरेन डीएनए इंसर्ट करेंगे और वहां से उसमें क्लोनिंग स्टार्ट हो सकती है, मतलब वहां पर हम क्लोन बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये साइट क्या होती है? ये साइट होती है जो कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की साइट्स होती हैं। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जिसमें हमने आपको नाम बता रखा, BAM-H1 हो गया, ओके, और ऐसे HIND3 हो गया, EcoR1 हो गया। तो ये क्या होते हैं? ये कुछ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होते हैं। हाँ, ये वाली बात बिल्कुल याद रखना, मैंने जब आपको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में बताया था, मैंने आपको दो टाइप के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बनाए थे, एंडोन्यूक्लियस और एक्सोन्यूक्लियस। जितने भी मैं आपको ये नाम बता रही हूँ, BAM-H1 है, EcoR1 है या HIND3 है, ये सारे के सारे एंडोन्यूक्लियस होते हैं। सी हमको तो यहाँ पर जरूरत एंडोन्यूक्लियस की है ना। अगर हमें एक मान लीजिए इस प्लाज्मिड को हमें कट करना है कहीं से, तो हमें इसके लिए क्या जरूरत है? हमें एंडोन्यूक्लियस चाहिए, क्योंकि एक्सोन्यूक्लियस तो इसमें कुछ कर ही नहीं सकता। लास्ट में किसी एक ओपन डीएनए है, उसके लास्ट में अगर वो कट कर भी देगा तो हम उससे क्या कर सकते हैं? हमें चाहिए होता है मिड में कोई ज्वाइन कर सकते, तो मिड में ज्वाइन कौन कर सकता है? एंडोन्यूक्लियस ही कट कर सकता है। तो जो हम कह रहे हैं क्लोनिंग साइट, इसमें हमें चाहिए ये होता है कि जो भी वो प्लाज्मिड हो उसमें एक से ज्यादा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की साइट हो, ऑलरेडी प्रेजेंट हो, क्योंकि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ऐसा नहीं है कि वो हर जगह पे काम कर सकते हैं। हमने आपको अपने लास्ट लेक्चर में बताया भी था कि पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस जहां पर होती है, केवल रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस वहां पर काम कर सकते हैं। सो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की साइट जहां पर होंगी ये वहीं पर काम करेंगे, राइट। अब क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस अगर एक ही है, मान लीजिए केवल एक की साइट है, तो जो भी साइंटिस्ट है उनके लिए बहुत ही बाउंडेड हो जाते हैं कि उन्हें सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, मान लीजिए कोई एक ऐसा क्लोनिंग वेक्टर है जिसमें BAM-H1 की साइट है, राइट। तो अब एक जो भी वो साइंटिस्ट है उसके लिए ये कंपलसरी हो जाएगा कि उसको जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस लाना है कहीं से मार्केट से, वो कौन सा होना चाहिए? वो BAM-H1 ही होना चाहिए, अदरवाइज क्योंकि किसी और से तो वो कट हो नहीं सकता। तो इसलिए एक स्टैंडर्ड वेक्टर उसे माना जाता है जिसमें एक से ज्यादा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के लिए क्लोनिंग जो वो होती हैं साइट्स होती हैं वो प्रेजेंट रहे, ठीक है। तो इसीलिए जैसे कि मैंने कहा 2-3 की अगर प्रेजेंट है तो हमारे पास इजी पड़ जाता है उसको कट करने के लिए। हमारे पास जो अवेलेबल है लेबोरेटरी में, हम उससे इसे कट करा सकते हैं एंड देन आगे की प्रोसेस को कर सकते हैं। तो क्लोनिंग साइट वही हो गई जहां पर क्या किया जा रहा है, कट करके उसमें फॉरेन डीएनए को लाइगेट किया जा सकता है, सो दैट कि उसके क्लोन बनने की जो उसकी कॉपीज बनने की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो सके, ठीक है। ये हो गए आपके तीन हमने जिनकी बात कर ली, तीन मेन जो इसकी क्वालिटीज होनी चाहिए, ओके। उसके बाद अगर हम इससे ज्यादा बात करें तो ये रहता है कि जो वेक्टर्स होते हैं वो प्लांट और एनिमल के लिए जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे रहते हैं, मतलब हम प्लांट के लिए देखते हैं, अगर मैं प्लांट के लिए बात करूं कि हमने प्लांट में किसको लिया है या किसको, तो प्लांट के लिए जब भी हमने लिया बैसिलस thuringiensis होता है, इसको शॉर्ट में मैंने बीटी लिख दिया, ठीक है। बैसिलस thuringiensis ये क्या करता है, मेज जो पौधा होता है ना, मक्का, उस पौधे में ये कैंसर कॉज करने वाला एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो ये बैसिलस thuringiensis जो होता है इसी का प्लाज्मिड लिया जाता है, दैट इज बीटी प्लाज्मिड उसका, तो उसको लिया जाता है एंड देन उसका यूज किया जाता है जितने भी हम प्लांट से रिलेटेड हम काम कर रहे हैं। जो प्लांट के वायरसेस हैं या प्लांट के जितने भी बैक्टीरियाज हैं उसमें जो बीमारी ऑब्वियसली डिजीज कॉज करने वाले ही होते हैं, तो उनके जो प्लाज्मिड होंगे वो ह्यूमन में इंसर्ट होने में प्रॉब्लम करेंगे। तो इसलिए प्लांट के लिए प्लांट में कोई डिजीज कॉज करने वाला हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्च करना पड़ता है एंड देन उसका प्लाज्मिड लेना पड़ता है। प्लाज्मिड की क्वालिटी मैंने आपसे पहले ही कहा, अब देखिए जितना ज्यादा होने को ऐसा नहीं है, प्लाज्मिड तो हर माइक्रो ऑर्गेनिज्म में है, ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें कि जो बिल्कुल नुकसान नहीं करते, बिल्कुल मतलब हार्मफुल नहीं है ह्यूमन के लिए या प्लांट्स के लिए, उनमें भी प्लाज्मिड है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है,
कि जो जितना ज्यादा डिजीज कॉजिंग होगा उसमें उतनी अच्छी इंसर्शन क्वालिटी होगी। ऑब्वियसली बात है कि वो इंसर्ट बहुत तेजी से कर रहा होगा तभी तो वहां जाके वो इन्फेक्शन फैला रहा होगा। तो इसीलिए हम ऐसा देखते हैं जिसमें कि बहुत डिजीज कॉजिंग क्वालिटी हो उसका प्लाज्मिड निकालो, क्योंकि वो बहुत इजीली काम करेगा और बहुत तेजी से काम करेगा, राइट। तो इसीलिए प्लांट में हमने कौन सा लिया है, प्लांट के लिए जैसे मैंने आपको बता दिया कि हम बीटी लेते हैं, बैसिलस thuringiensis। और जितने भी आज की डेट में जितने भी हम कह रहे हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज करके जितनी भी क्रॉप्स, मॉडिफाइड क्रॉप्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड, जिन्हें हम कहते हैं जीएम, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स आई हैं, इन सब के लिए जो यूज होता है वो यही बीटी यूज होता है। एग्जाम्पल के लिए बीटी कॉटन हो गया, बीटी मेज हो गया, बीटी ब्रिंजल हो गया। इवन फॉरेन कंट्रीज में तो सारे जितने भी हमारी ऐसी क्रॉप्स होती, फूड क्रॉप्स होती हैं, उन सबके लिए बीटी बन चुके हैं। उनके सबके हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी वाले वर्जन ला चुके हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स उनकी आ चुकी हैं, राइट। तो इस तरह से क्या है, प्लांट के लिए हम प्लांट में इन्फेक्शन फैलाने वाला कोई वायरस से या बैक्टीरिया से हम उसका प्लाज्मिड ले रहे हैं। और ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन के लिए हम ह्यूमन में कोई डिजीज फैलाने वाला उसका नॉर्मली हम ले रहे होते हैं, लाइक इकोलाई की मैंने आपको बात बताई थी, राइट। तो यहाँ पर हमारा वेक्टर की क्वालिटीज कंप्लीट हो गई, वेक्टर की क्वालिटी हमने कंप्लीट कर ली। अब हम ये देखते हैं, वैसे मैंने आप लोगों को वो थोड़ा थोड़ा तो बता रखा है एक और बार के लिए, क्योंकि ये सीक्वेंस में आ रहा है इसलिए दोबारा बता दे रहे हैं कि हमने वेक्टर चार्ट लिया, हमने वेक्टर में कट भी कर लिया, सब कुछ कर लिया। अब ये बात आती है कि वेक्टर को जो इंसर्शन होता है, मींस कि हमने जो भी प्लाज्मिड बनाया है उसको इंसर्ट भी तो करना है, कॉम्पिटेंट होस्ट जो है उस होस्ट में उसको इंसर्ट भी तो करना होता है। सो हम क्या करते हैं कि जो भी हमने वो प्लाज्मिड जो कि हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू बन चुका है, अब हमें उसे इंसर्ट कराना है। इंसर्ट करने की दो टेक्निक होती है। फर्स्ट वन क्या होता है, माइक्रो इंजेक्शन, ठीक, माइक्रो इंजेक्शन। सेकेंड वन इज जीन गन। ये दो टेक्निक्स होती हैं जिनको यूज करके हम क्या कर रहे हैं, जो भी हमारा वेक्टर है उसे होस्ट सेल जो भी है उसके अंदर डालना है। प्लांट में हो रहा है तो प्लांट के लिए एक्सपेरिमेंट चल रहा है तो प्लांट में, एनिमल के लिए चल रहा है तो एनिमल सेल में, जो भी हमारी होस्ट सेल है जिसको हम ले रहे हैं उस होस्ट सेल में हमको इंजेक्ट कराने के दो तरीके होता है, माइक्रो इंजेक्शन एंड जीन गन। अगर माइक्रो इंजेक्शन की बात करें तो ये क्या है, माइक्रो इंजेक्शन इज नॉर्मल इंजेक्शन सबने देखा है ना। अब एक इंजेक्शन इमेजिन कर लो जिसकी साइज नैनोमीटर, जिसकी जो निडल की साइज होती है नैनोमीटर में हो, बिल्कुल आपको नहीं दिख सकने लायक आप कह सकते हैं, जिसको कि केवल अंडर माइक्रोस्कोप ही आप देख सके। इस साइज के कुछ हम माइक्रो इंजेक्शन लेते हैं, उनके थ्रू हम क्या करते हैं, उनमें हमने पहले जो भी हमारा ये वेक्टर है उसे डाला एंड देन जो हमारा होस्ट सेल है उसमें हम इसे इंसर्ट कराते हैं। माइक्रो इंजेक्शन एक बहुत टफ टेक्निक पड़ती है, टफ इन द सेंस की आप खुद सोचिए कि आपको एक इंजेक्शन में, ऑल्दो वो माइक्रो इंजेक्शन भी है तो उसके अंदर वेक्टर का आना है, देन जो आपकी होस्ट सेल है उसके अंदर आपको उसे इंजेक्ट कराना है। दिस इज क्वाइट अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, जिसको एकदम पे कहीं पर नहीं कराया जा सकता। सो सेकंड टेक्निक होती है दैट इज जीन गन टेक्निक, जो कि आज के टाइम पे सबसे ज्यादा पॉपुलर है। और जितने भी हम अगर हम डेवलप्ड कंट्री की बात करें या जहां भी बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में बहुत ज्यादा रिसर्चेस हो रही हैं, वहां सब जगह जीन गन का यूज होने लग गया है। तो जीन गन क्या काम करती है, जैसे नॉर्मल गन होती है ना, ऐसे ही काम करती है, कुछ डिफरेंट नहीं होता। बस वही बात है कि बहुत ही माइक्रो लेवल पे वो काम कर रही है और डिफरेंस नहीं है। तो वो क्या काम कर रही होती है, जीन गन ये करती है, जीन गन जैसे नॉर्मल गन होती है उसमें बुलेट होती है नॉर्मल, इस गन में भी इस गन की बुलेट होती है। वो होती है आपकी कुछ बहुत ही ऐसे नैनोमीटर साइज के कुछ पार्टिकल होते हैं जिन्हें नैनो पार्टिकल्स कहा जाता है। 10⁻⁹ साइज के ये पार्टिकल्स होते हैं जो कि मोस्टली हम सिल्वर के लेते हैं या फिर ऐसे ही किसी मतलब किसी ना किसी हम किसके लिए रहते हैं जो कोई मेटल है इसके, जो अच्छी मेटल्स होती है उसकी। तो उन मेटल्स के ऊपर ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो हमारा बन चुका है इसको हम लगा देते हैं एंड देन उसको हम क्या करते हैं, उस जीन गन के थ्रू फटाफट हम उसको डालते जाते हैं। अब देखिए क्या है, जैसे नॉर्मल बात है ना, एक किसी को इंजेक्शन से मारना है, किसी को बंदूक से मारना इजी पड़ेगा। सेम वे में यहाँ पर है कि क्या होता है, आपको बस उसको ट्रिगर करते जाना है, उसे चलाते जाना है एंड देन वो जिस भी सेल में जाएगी किसी न किसी सेल में वो इंसर्ट हो जाएगा, उसके चांसेस बड़े रहते हैं। मतलब जीन गन के थ्रू होने वाले एक्सपेरिमेंट्स में जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी वाले रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है उसके इंसर्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इसलिए इस दो तरीकों से हम क्या कर रहे हैं, इनका इंसर्शन कर रहे हैं। अब
इसके बाद हम बात करेंगे प्रोसेसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की। प्रोसेसेस का मतलब हो गया कि अभी तक हमने जो कुछ पढ़ा अब हम इसे कंपाइल कर लेंगे और उसमें कुछ और प्रोसेस होती है, जैसे कि एक पीसीआर होती है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जो आप लोगों को पढ़नी पड़ेगी इसमें, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की प्रोसेसेस क्या क्या है, क्या हो रहा होगा जिसके बाद ये काम हुआ है। कहानी टाइप में पढ़ना है, आप समझ लीजिए। तो कहानी कुछ ऐसी है कि सबसे पहली चीज क्या है, हमारा एक होगा कोई जो हम फॉरेन डीएनए कह रहे हैं, जिसको इंसर्ट कराना है, जिसका एक पोर्शन जो हमारे डिजायर्ड पोर्शन है उसको हमें इंसर्ट कराना है। तो सबसे पहली जो प्रोसेस होती है इसमें, इसका नाम क्या हो जाएगा, हम क्या करेंगे, डीएनए से वो भी तो करना पड़ेगा, एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा ना। ठीक है, डीएनए एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। मतलब मानिए कि मुझे पता है कि कहा कि ह्यूमन में जो इंसुलिन का प्रोडक्शन है, अभी हमने पता नहीं शायद फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में इसके बारे में बात करी थी कि ह्यूमन में जो इंसुलिन का प्रोडक्शन है जिसमें कम हो जा रहा है, अब हम उसे क्या कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल लेवल पे बना रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहली चीज क्या होगी, हमने ह्यूमन के डीएनए में से वो जीन, हमें पता है कि वो जीन कौन सी है जो कि अल्टीमेटली इंसुलिन का प्रोडक्शन करवा रही है, राइट। तो अब हमने यानी ह्यूमन के डीएनए में ये सेलेक्ट कर लिया है कि उसमें कौन कौन वो जीन कहाँ पर है। देखिए, जब हमने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पढ़ा था उस समय उसकी इंपॉर्टेंस कुछ नहीं लगी होगी ना। अब ये बायोटेक्नोलॉजी आ रही है ना, कंप्लीट इंपॉर्टेंस जो है उसी की है, क्योंकि उसी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ने हर जीन के बारे में बता दिया कि ये जीन किस काम का है, इसके बाद का जीन किस काम का है, हर जीन की स्पेसिफिक जो क्वालिटी है वो हमें वहां से पता है। तो हमें ये बताया कि हमने अगर डीएनए एक्सट्रैक्ट कर लिया तो उसका हमें कौन सा पोर्शन कट करना है, क्योंकि कौन से पोर्शन में वो स्पेसिफिक क्वालिटीज हैं जो कि हमारे जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है उसे प्रोड्यूस कर रही है, राइट। जैसे इंसुलिन का मैंने एग्जांपल दे दिया। तो हमारा सबसे पहला काम क्या रहेगा, डीएनए को एक्सट्रैक्ट करना है। अब प्लांट के लिए भी बात करूं, प्लांट में जैसे हमने बीटी के लिए कहा था कि उसके लिए भी तो हमें भाई, अगर हमें कुछ भी करना है, हमें कोई भी क्वालिटी इंक्रीज करानी, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स बन रही हैं आजकल, कैसी कैसी क्रॉप बन जा रही है कि फॉर एन एग्जाम्पल एक क्रॉप है जिसे कहते हैं पोमेटो, जिसे बनाया है ICAR ने, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, इसने बनाया है पोमेटो। पोमेटो में क्या है, उसमें पौधे में ऊपर टमाटर लग रहे होते हैं, जड़ में आलू लग रहे होते हैं। तो वो पोटैटो एंड टोमेटो को एक साथ मिक्स कर दिया, पोमेटो सिंगल प्लांट में दोनों लगेंगे। तो इसका मतलब क्या है, दोनों के जीन्स मिलाए होंगे तभी तो ये पॉसिबल हुआ होगा। तो प्लांट हो या एनिमल, दोनों के केस में सबसे पहला जो हमारा स्टेप रहेगा वो हमेशा क्या रहता है, डीएनए को एक्सट्रैक्ट करने का रहता है। अब डीएनए को एक्सट्रैक्ट करने के लिए क्या तरीके यूज होते हैं, कैसे उन्हें किया जाता है। सबसे पहले तो ह्यूमन है तो ब्लड सैंपल लिया जाएगा, प्लांट है तो जो उसकी लीव्स होती हैं, बिल्कुल जो सबसे नई आई हुई लीव्स होती हैं, ठीक है, एक्सिलरी बर्ड जिन्हें हम कहते हैं, वो एक्सिलरी बर्ड वगैरह ली जाएगी। और उसके बाद हम उनको, अगर प्लांट के केस में तो उन्हें पहले क्रश करना पड़ता है, ह्यूमन के केस में तो क्रश करने की कोई वो नहीं रहती, तो क्रश किया जाता है। प्लांट के केस में अगर हम बात कर रहे हैं, क्रश किया जाता है एंड देन कुछ स्पेसिफिक हमारे ऐसे एंजाइम्स होते हैं जिनको हमें यूज किया जाता है। जैसे फॉर एन एग्जांपल अगर हम प्लांट की बात करें तो सबसे पहले हमें सेल्यूलेज डालना पड़ता है, क्योंकि सो दैट कि वो सेल्यूलेज जितना भी हमारा है उसमें वो क्या करेगा, जितना भी एक्स्ट्रा पार्ट है उस प्लांट सेल का उसको हटाएगा, क्योंकि हमें केवल उस पत्ती का पार्ट छोड़ना चाहिए, हमें केवल डीएनए चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले उसमें हमने सेल्यूलेज डाल दिया, या बैक्टीरिया है तो लाइसोजाइम डालेंगे ताकि वो सेल बर्स्ट हो। अब अलग अलग सेल हैं, उस सेल के बाहर जो हमारा सेल वॉल होती है वो किस चीज की बनी है, इसी पे बेस्ड रहता है ये। तो वहां सेल्यूलोज की वजह से सेल्यूलेज डाल रहे हैं। बैक्टीरिया में हमने कह दिया कि हमें सॉरी, तो बैक्टीरिया में हमने कह दिया लाइसोजाइम डाल दिया। तो उससे क्या होगा, वो सेल बर्स्ट होगी, क्योंकि अल्टीमेटली जो डीएनए है वो तो सेल के भी अंदर है ना। तो इसलिए हमने क्या करा, सेल्यूलेज या हमने जो भी इनके अकॉर्डिंग हमने वो उसमें एंजाइम डाला, सो दैट कि वो क्या करेगा, सेल को बर्स्ट करेगा। सेल बर्स्ट हो गई, उसके बाद का जो प्रोसेस रहता है वो क्या रहता है कि अब उसमें जो हमें सेल बर्स्ट होने के बाद भी मिलेगा, उसमें बहुत सी चीज मिलेंगी। उसमें डीएनए भी है, उसमें आरएनए भी है, प्रोटीन की कंटेंट भी है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें से बाकी चीजें हमने हटानी है, ठीक है। तो बाकी चीजें हटाने के लिए प्रोटीन हटाना है तो प्रोटीएज डाल दो, अगर लाइपेज वाला कुछ लिपिड वाला एलिमेंट बचा हुआ है तो लाइपेज डाल दो। तो मतलब जो भी एलिमेंट एक्स्ट्रा है उसके अकॉर्डिंग हम उसमें क्या कर देंगे, जो भी एंजाइम की जरूरत है वो उसमें डाल के
सो दैट कि वो उस स्पेसिफिक चीज को डिग्रेड कर दे, अल्टीमेटली हमारे पास केवल डीएनए बचे रहे, ठीक है। और जो ये आरएनए होता है, आरएनए को रिमूव करने के लिए भी राइबोन्यूक्लियेजेस डाल दिया जाता है। तो ये सारी चीजें एक एक करके हटा दी जाती है सीक्वेंसली। उसके बाद अब क्या है, ये प्रोसेस बहुत मतलब हम कह सकते हैं बहुत ध्यान से करने वाली, बहुत ज्यादा आपको इसमें कंसंट्रेट करना पड़ता है तब जाके हो पाती है। उसके बाद इसकी तो जो हम इसकी जैसे नॉर्मली आप यहाँ पर देखते हैं टेस्ट ट्यूब आपके फुल साइज की रहती है, इनकी आती है इतनी सी, क्योंकि डीएनए है उसमें, अल्टीमेटली हमें केवल डीएनए देखना है, राइट। तो हमने इसके बाद धीरे धीरे एक एक करके प्रोसेस करते गए। लास्ट में क्या होता है, अब जब डीएनए होता है, डीएनए हमें सीधे नहीं नजर आ पाता उसमें, तो हम क्या करते हैं उसमें चिल्ड इथेनॉल डालते हैं। चिल्ड इथेनॉल डालने से क्या हो जाता है, ये सेटल डाउन हो जाता है एक जगह पे डीएनए। तो उसके बाद ये डीएनए हमको मतलब ऐसे नॉर्मली नहीं, बट हम जो लैब्स होती हैं इसकी थोड़ा सा हाई लेवल की होती हैं लैब, तो वहां पर हमको एक लाइट में अगर हम ध्यान से देखें तो हमको नजर आ जाता है, क्योंकि बाहर कोई लाइट नहीं होती है, केवल लैब के अंदर की लाइट्स में हमें डीएनए नजर आने लग जाता है। तो यहाँ पर से हमारा डीएनए हो गया एक्सट्रैक्ट, ठीक है, डीएनए एक्सट्रैक्ट की प्रोसेस कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद जो सेकंड प्रोसेस होती है वो क्या हो रही होगी, वो होती है डीएनए की कटिंग की, ठीक है। डीएनए को हमने कट करना है स्पेसिफिक जगह पे, और उसके बाद हमने फिर वो जोड़ने तक वाली सारी प्रोसेस चल रही है। तो अब जो सेकंड हम इसमें प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे वो ये है कि जो डीएनए हमने एक्सट्रैक्ट किया है, भाई बड़ी मुश्किल से एक डीएनए एक्सट्रैक्ट हुआ है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि हम एक ही डीएनए पे केवल रिसर्च कर लेंगे, नहीं करेंगे, ऑब्वियसली नहीं करेंगे। तो हमारा ये रहता है उसके लिए कि हमें उस डीएनए का नंबर बढ़ाना होता है, ठीक है। डीएनए का नंबर बढ़ रहा है तो इसलिए हम डीएनए का नंबर बढ़ाने के लिए पहली चीज क्या करते हैं, एक पीसीआर टेक्नोलॉजी होती है उसको यूज करते हैं। पीसीआर टेक्नोलॉजी मीन्स हो गया पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इस मेथड को हम इसमें यूज कर रहे होते हैं। अब हम बात करेंगे, पहली बात तो यह है कि कटिंग हुई होगी, जो कि हमने पहले आपको बता रखा है, सेक्शन एंडोन्यूक्लियस से हमने काट लिया। कटिंग के बाद में हमारा जो डिजायर्ड डीएनए है उसकी हमें सिंगल कॉपी मिल गई। अब देखिए, कभी भी कोई एक्सपेरिमेंट करना है, एक सिंगल कॉपी के साथ में हम कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, तो इसके लिए क्या होता है, हमको उसकी 1000 ऑफ कॉपीज बनानी होती है, बहुत नंबर ऑफ कॉपीज होगा, तब जाके हमारा एक्सपेरिमेंट उसके सक्सेस के चांसेस जो होते हैं वो कई टाइम्स बढ़ सकते हैं, राइट। तो हमने कट कर लिया, डिजायर्ड डीएनए का जो पीस है हमें मिल गया। डिजायर्ड डीएनए का पीस हमने छांटा कैसे, छांटने की टेक्निक क्या थी, जो इलेक्ट्रोफोरेसिस बताई थी कि वो जेल था, जेल में डीएनए डाला, डीएनए उसके बाद वो रन करेगा, जो हमारा डिजायर्ड डीएनए, क्योंकि हमने उसका बहुत छोटा पीस काटा गया तो सबसे आगे तक रन करेगा, और क्योंकि वो सबसे आगे तक रन करेगा तब हम उसे ब्लॉटिंग टेक्निक से उठाएंगे और यहाँ से हमें यह डिजायर्ड डीएनए मिला था। अब ये डिजायर्ड डीएनए जो मिला है उसकी सिंगल कॉपी, जैसे मैंने आपसे कहा, उससे काम तो चल नहीं सकता, इसलिए हम उसकी बहुत ढेर सारी कॉपीज हमें चाहिए होंगी। तो उसके लिए जो टेक्निक यूज की जा रही है दैट इज पीसीआर, जिसे क्या कहा जाता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अगर सिंप्लीफाइड वे में तुम्हें बताऊं कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या है, तो कुछ नहीं है, जो तुम्हें रेप्लिकेशन की प्रोसेस पढ़ाई थी वही है, बस ये इतना डिफरेंस है कि ये लैब कंडीशन में हो रही है, ह्यूमन की बॉडी के अंदर नहीं हो रही है या प्लांट बॉडी के अंदर नहीं हो रही है, ये कहाँ हो रही है, लैब में हो रही है, स्पेसिफिक पीसीआर की मशीन जो होती हैं उनकी हेल्प से हो रही है, राइट। तो अब हम इस प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार के लिए कि कैसे ये प्रोसेस हो रही है। सबसे पहली चीज, ये हमारा वो डीएनए का डिजायर्ड पीस है जिसकी हेल्प से हमने क्या कर रखा है, अब हमें अपनी जो डीएनए का नंबर है इसे बढ़ाना है, राइट। ये वो डीएनए हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसे हीट देते हैं, इसे खूब हाई टेम्परेचर देते हैं, सो दैट की जो डीएनए के जो डबल स्ट्रैंड है ये क्या हो जाए, एक दूसरे से अलग हो जाए, क्योंकि इनके बीच में जो बॉन्ड्स जुड़े हुए हैं वो बॉन्ड टूट जाएगा, तो ये दोनों अलग हो जाएंगे। तो हमने इसे हाई हीट दिया, तो उसके कारण क्या हो गया, ये डीएनए जो था वो दो अलग अलग स्ट्रैंड में खुल गया, मतलब जो अभी तक ये डबल स्ट्रैंड था वो सिंगल स्ट्रैंड बन गया। ये जो प्रोसेस होती है हीट देने की, ये वाली प्रोसेस कहलाती है डीनेचुरेशन। उसके बाद जो सेकंड होती है उस सारी प्रोसेस को कहते हैं एनीलिंग, ठीक है। एनीलिंग में हम क्या कर रहे हैं, प्राइमेज, जैसा हमने उसमें अगेन वही बात कि हमने जो रेप्लिकेशन की प्रोसेस थी उसमें पढ़ ही रखा था, उसी को हम यहाँ पर देख रहे हैं। प्राइमेज को हम यहाँ क्या कर दे रहे हैं, ऐड कर देंगे। प्राइमेज को ऐड करने से क्या होता है, वही बात, रेप्लिकेशन स्टार्ट होना है उसके लिए चाहिए। तो हमने ये प्राइमेज स्टार्ट करने के लिए हमने प्राइमेज दोनों जगह से लगा दी है। उसके बाद हम इसमें डीएनए पॉलीमरेज ऐड करते हैं, अगेन वही बात, डीएनए पॉलीमरेज वहां भी ऐड हुआ था, राइट।
तो डीएनए पॉलीमरेज ऐड करते हैं, लेकिन यहाँ पर का डिफरेंस ये रहता है कि यहाँ जो डीएनए पॉलीमरेज ऐड किया जाता है वो होता है टेक डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। ये नॉर्मल ह्यूमन में मिलने वाला डीएनए पॉलीमरेज नहीं होता, बल्कि एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है थर्मस एक्वेटिस, ठीक है। थर्मस एक्वेटिस जो बैक्टीरिया होता है उसका हमने डीएनए पॉलीमरेज ले रखा है, इसलिए उसे टेक डीएनए पॉलीमरेज कह रहे हैं। अब बात आती है कि क्यों इतना सरदर्द दिया कि हम डीएनए पॉलीमरेज अपना क्यों नहीं ले लिया, यहाँ से टेक डीएनए पॉलीमरेज लेने की क्या पड़ी थी। तो उसका रीजन ये होता है कि देखिए हमने यहाँ पर ही दिखाया ना, वो हीट दिया जा रहा है, बहुत गर्म टेम्परेचर है, तो हमारे ह्यूमन या प्लांट या नॉर्मल किसी में भी मिलने वाला जो डीएनए पॉलीमरेज होता है वो इतने हाई टेम्परेचर पे खुद ही खत्म हो जाएगा, वो काम नहीं कर सकता, वो वर्किंग के लायक नहीं रह पाएगा। तो इसीलिए जो यहाँ पर डीएनए यूज किया जाता है वो एक ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हम ले रहे हैं, थर्मस एक्विटस का थर्मस नाम आ रहा है ना पहले, तो आप ये समझ लीजिए कि हाई टेम्परेचर पे वो काम कर रहा होगा, वो उसकी क्वालिटी ही होगी क्योंकि वो जो बैक्टीरिया है वो हाई टेम्परेचर पे ही मिलता होगा। तो इसीलिए हम थर्मस एक्विटस का डीएनए पॉलीमरेज ले रहे हैं, जिसे कि हम टेक डीएनए पॉलीमरेज कह रहे हैं, ठीक है। उसके साथ में हम कुछ डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड ले रहे हैं। तो ये क्या कर देगा, अब यहाँ से ये प्रोसेस जो है इसे पूरा, जो ये मैंने थोड़ा डार्क नजर आ रहा हो तो ये मैंने नीचे वाला जो है वो ये शो करने के लिए कर रहा है कि ये नया स्ट्रैंड जो है वो ये बना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमारा ये जो टेक डीएनए पॉलीमरेज था उसकी हेल्प से ये डीएनए स्ट्रैंड से नया वाला बना दिया। इस प्रोसेस को हम यहाँ पर क्या कह देंगे, ये हो गई आपकी एक्सटेंशन की प्रोसेस अब जो आ रही है, ठीक। एक्सटेंशन की प्रोसेस का मतलब क्या होता है, अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ये एक्सटेंड हो गया, क्यों हुआ, क्योंकि टेक डीएनए पॉलीमरेज आया, सो उसने यहाँ पर जो डीएनए के नए स्ट्रैंड का डेवलपमेंट करना था वो उसने कर दिया। इसके बाद की जो प्रोसेस होती है उसे कहा जाता है एम्पलीफाइड करना, उसे एम्पलीफाई कर रहे हैं। तो एम्पलीफाई करने का मीनिंग क्या हो गया, एम्पलीफाई करने का मीनिंग ये हो गया कि देखिए ये तो ठीक है, ये दो डीएनए बन गए, एक ये बना एक ये बना, ठीक है, यानी कि दो एक सिंगल एक जो डीएनए था डबल स्ट्रैंडेड उसकी जगह में दो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बन गए। लेकिन हम इस साइकिल को क्या करते हैं, हम 30 टाइम्स इस साइकिल को चला रहे हैं सो दैट कि हमें एक बहुत लार्ज नंबर में जो डीएनए के स्ट्रैंड्स हैं वो मिल सके। तो अगर हम इसका ये प्रोसेस को करते रहते हैं तो इसे एम्पलीफाइड जब हम कर रहे हैं 1 बिलियन कॉपीज, वो जो पीसीआर मशीन होती है एक बार में हमको दे देती है 1 बिलियन कॉपीज। तो इस तरह से क्या हो जाता है, एक लार्ज नंबर में हमारा डिजायर्ड जो डीएनए का मॉलिक्यूल होता है वो हमें मिल जाता है, ठीक। तो डीएनए के इतने मॉलिक्यूल हमें मिल गए। अब हमने क्या करना है, यहाँ से आगे का जो काम होता है वो होता है पहले ये पीसीआर का काम कंप्लीट हो गया, इसके बाद हम इंसर्शन का काम देखेंगे। इंसर्ट भी तो करना है अभी किसी वेक्टर में उसे, राइट। तो ये हो गया, इसकी स्टेप को एक बार और पहले रिपीट कर रही हूँ। फर्स्ट स्टेप इज डीनेचुरेशन, सेकंड स्टेप इज अनीलिंग, थर्ड स्टेप इज एक्सटेंशन एंड फोर्थ स्टेप इज एम्पलीफिकेशन, या फिर हम उसमें एम्पलीफाई कर रहे हैं वाला, ठीक है। तो इन प्रोसेस को मिला के क्या हो रहा है, ये एक आरटीपीसीआर का कंप्लीट काम, सॉरी पीसीआर का कंप्लीट काम हो जा रहा है कि पीसीआर से रिएक्शन ये रही, पॉलीमरेज से रिएक्शन जो है वो ये कंप्लीट रही। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये ऐसी टेक्निक्स है जो आज के टाइम पे आप देखिए जितने भी हम नॉर्मली पढ़ रहे हैं, अगर आप लोग न्यूज़पेपर कभी पढ़ते हो तो यही चीज आती है ना, सुशीला तिवारी में पीसीआर मशीन खराब हो गई इसलिए वहां पर टेस्ट नहीं हो पा रहे। तो रीजन वही है, ब्लड सैंपल जो लिया है वो एक इतने से ब्लड सैंपल से मिलने वाले, आप उसमें कोई टेस्ट नहीं किया जा सकता। तो उसकी जब हम बहुत ढेर सारी कॉपीज बनाते हैं तब जाके उस पर कोई फर्दर टेस्ट हो सकते हैं। तो ये पीसीआर मशीन आज के टाइम पे होने वाली हर लैब टेस्टिंग के लिए कंपलसरी है, राइट। तो ये हो गया पीसीआर के बारे में। अब हम इसके बाद देखते हैं कि इसका इंसर्शन कैसे किया जाता है, इंसर्शन की प्रोसेस क्या होती है। इंसर्शन की प्रोसेस इज, पहले भी हमने कहा कि क्या करना है, अब हमारे पास बहुत ढेर सारी कॉपीज आ चुकी है डीएनए की। अब हमारे पास जो इतनी ढेर सारी कॉपीज हैं डीएनए की, इनको हमें इंसर्ट करना है जो हमारे वेक्टर है। वेक्टर की क्वालिटी मैंने बता चुकी हूँ, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए, उसके साथ में उसमें दूसरी चीज क्या होनी चाहिए, कोई सेलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए, सेलेक्टेबल मार्कर जो हम उसमें डालते हैं, ठीक। और तीसरा उसमें क्या होना चाहिए, कोई ऐसे पॉइंट्स होने चाहिए जो क्लोनिंग साइट्स होती हैं वो होनी चाहिए, मतलब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के लिए बहुत सी साइट्स होनी चाहिए। उनके नाम मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, बामेचुअल हो गया और हिंट्री हो गया, इकोआर्बन हो गया, वो सब, ओके।
अब हमने करना है कि जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना है, अब देखिए यहाँ पर तक ये ठीक है, हमने कर लिया, डीएनए बन गया। डीएनए बनाने के बाद हमने इसको वेक्टर में भी डाल दिया, सारी चीजें हो गई, एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए वो बन चुका है। अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को किसी होस्ट के अंदर डालना है। होस्ट के अंदर डालने के लिए क्या करा है, हमने जो हमारा सेलेक्टेबल मार्कर वाला जितना भी हमारा ये बने हैं वेक्टर्स, हमने वो आइडेंटिफाई कर लिया। आइडेंटिफाई करके हमने उसको जितना भी जो होस्ट है उसके अंदर डाल दिया। होस्ट के अंदर डालने की टेक्निक क्या होती है, अगेन वही रहता है कि हम जीन गन या जो हमारा माइक्रो इंजेक्शन की टेक्निक्स होती है उनके थ्रू हमने इसे कर दिया, राइट। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है, जो इसका नेक्स्ट स्टेप रहता है वो ये होता है कि अब इसमें से हमें वो प्रोडक्ट को लेना भी तो है, उन्हीं के अंदर तो छोड़े नहीं रहेंगे, क्योंकि उन्होंने तो ठीक है उनके अंदर क्या हुआ, ट्रांसलेशन की प्रोसेस हुई, जिसके अल्टीमेटली क्या है, जितने भी प्रोडक्ट हम ये अचीव करना चाह रहे हैं, जो हम पाना चाह रहे हैं, वो सारे के सारे होते हैं प्रोटीन बेस्ड, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए होती है, ट्रांसलेशन की प्रोसेस चाहिए होती है। अब ट्रांसलेशन की प्रोसेस अगर होगी तो मतलब उससे सिंपल सी बात है, सेंट्रल डॉग्मा कंप्लीट होगा, पहले रेप्लिकेशन होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा, देन ट्रांसलेशन होगा, यानी कि किसी भी होस्ट सर्विस में हम डाले रहेंगे। तो ट्रांसलेशन की प्रोसेस से उसमें क्या हो जा रहा है, जो भी वो यूनिसेल्युलर हमने ऑर्गेनिज्म लिया है उसमें से वो प्रोटीन जो है वो बन जा रही है, ठीक है। जैसे फिर से मैं एग्जांपल के लिए इंसुलिन का ही ले लेती हूँ कि इंसुलिन के लिए हमने जीन डाला था, इकोलाई में डाला, और इकोलाई ने क्या करा, यहाँ पर उसमें जितना भी हमारे इंसुलिन का जो भी स्पेसिफिक पोर्शन उसकी, क्योंकि हम कट करके अलग अलग पोर्शन लेते हैं इंसुलिन का, तो हमें वो मिल गया है, ठीक है। ये और किसमें मिल रहा है, ये सारी चीजें किसमें हो रही होंगी, बायोरिएक्टर में हो रही है। तो इसके बाद की जो प्रोसेस आ रही है वो क्या हो रही होती है, उसमें होता है कि जो भी हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट, मतलब ये हमने जो बनाए थे आरटीपीसीआर के थ्रू, उसके बाद हमने उसको उसकी क्लोनिंग करी थी, उसको रिकॉम्बिनेंट उसमें डाला था, वेक्टर में डाला था, देन उसके जो होस्ट सेल है उसमें डाला था, लाइक इकोलाई में डाला था। उसके बाद हमने क्या किया था, इसे बायोरिएक्टर में डाल दिया था। बायोरिएक्टर वाला प्रोसेस मैं आपको पहले ही अलग से पढ़ा चुकी हूँ, राइट। तो बायोरिएक्टर में डाला, उसका उन्होंने वो जितना भी हमारे डिजायर्ड प्रोटीन है वो बनाते गए, क्योंकि वो एक्सप्रेस करेंगे ना, जीन हमने उस पर डाल रखा है तो वो जीन तो खुद को एक्सप्रेस करेगा ही, तो हमारा प्रोटीन उसमें जो है वो बन रहा होता है, जो भी डिजायर्ड प्रोटीन होता है वो बन रहा है। अब बात आती है कि बायोरिएक्टर में बन तो गया, अब नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट होता है इसका प्यूरिफिकेशन करना एंड उसका जो होता है सेपरेशन करना, ठीक है। पहले तो सेपरेट करेंगे, क्यों, क्योंकि ई कोलाई की सेल भी उसी में है, वो प्रोटीन भी उसी में है, तो हमें इन दोनों को सेपरेट करना होता है। सेकंड चीज इसका प्यूरिफिकेशन करना होता है। तो जो सेपरेशन ऑफ और प्यूरिफिकेशन की प्रोसेस को अगर हम एक साथ कह रहे हैं तो उसे क्या कहा जाता है, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। ठीक है, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग कहा जाता है इस कंप्लीट प्रोसेस को, जिसमें कि हम क्या करते हैं, बायोरिएक्टर में जो भी हमारा प्रोडक्ट बना है उसको निकाला हमने, निकालने के बाद हमने उसे सेपरेट किया, मतलब उसमें से जो होस्ट सेल ली थी उन्हें अलग किया, एंड देन जो हमारा उसमें प्रोटीन बन रहा है उसे अलग किया, देन उसके प्यूरिफिकेशन हुआ, क्योंकि प्यूरिफिकेशन बहुत जरूरी है, ऐसा तो है नहीं कि उसमें केवल एक चीज ही एक्सप्रेस हुई होगी, तो उनका प्यूरिफिकेशन होता है। उसके बाद जाके ये फाइनल प्रोडक्ट हमारा रेडी होता है। फाइनल प्रोडक्ट रेडी होने के साथ में ही हमारा ये वाला चैप्टर भी फाइनल हो गया, मीन्स अब इस चैप्टर की मेन चीजें कंप्लीट हो चुकी हैं। अब इससे ज्यादा के लिए हम फिर अगर आप लोगों को कहीं पर कोई प्रॉब्लम लगेगा तो ऑब्वियसली एज यूजुअल आप लोग व्हाट्सएप पे मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और इनकेस अगर कोई टॉपिक ऐसा लगेगा कि जिसके लिए थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने की जरूरत है तो हम कोई दूसरी टेक्निक देख लेंगे करने की। फिलहाल के लिए हमारा जो बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस का ये चैप्टर है ये कंप्लीट हो गया है। अब इसे पढ़ लीजिए, क्योंकि ये हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में यहाँ तक का कोर्स आपका आएगा। इससे आगे को मैं जो पढ़ाऊंगी वो अभी हाफ ईयरली में नहीं आएगा, वो फिर सीधे जो आप लोगों के बोर्ड के लिए प्री बोर्ड वगैरह कराएंगे उसमें ही आएगा। तो फिलहाल के जैसे पढ़िए एंड इसमें रिस्पॉन्स दीजिए, जो भी आपको लगता है जहाँ पर आपको समझ में नहीं आ रहा है उन पॉइंट्स को लिखे रहिए, सो दैट कि हम उसे बेटर हम एक्सप्लेन कर सकें। Stay home, stay safe and continue learning. Have a good day.